हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग फ्यूचर टेंस को पढ़ने जा रहे हैं। ये फ्यूचर टेंस क्या होता है? फ्यूचर टेंस का हिंदी अगर आप समझने का प्रयास करें तो ये होता है भविष्यत काल। क्या होता है? भविष्यत काल। यानी कि आप नाम से समझ गए होंगे कि इस टेंस के द्वारा हम लोग उन क्रियाओं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, उन कामों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो कि भविष्य में होंगे, इसलिए इसका नाम पड़ा फ्यूचर टेंस। समझ में आ रहा है? तो जो काम हम लोग भविष्य में करेंगे, जैसे कि मैं पढ़ूंगा, वह एक डॉक्टर बनेगा, इस तरीके की चीज़ें जो भी आती है वो फ्यूचर टेंस में हम लोग बनाएंगे। ठीक है। सभी प्रेजेंट और सिंपल पास्ट के तरह ही फ्यूचर टेंस भी 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है। पहला इसका है सिंपल फ्यूचर टेंस, जो कि आप प्रेजेंट में और पास्ट में भी ऐसे ही पढ़े थे। सिंपल फ्यूचर टेंस या इसी का दूसरा नाम है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। दूसरा इसका है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस या फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे। तीसरा इसका है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तीसरा क्या है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है। और जो कि लास्ट नंबर चौथा है, उसको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है। इस तरीके से ये टेंस के फ्यूचर टेंस के 4 भेद आपके हुए। ठीक है। जैसे कि आप पास्ट और प्रेजेंट में भी 4 भेद देख चुके हैं। ठीक, सेम ही नाम था दोनों का। तो चलते हैं हम लोग आज के वीडियो में सिंपल फ्यूचर टेंस को सबसे पहले पढ़ते हैं। ठीक है। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। चलिए, पहला टेंस है आपका सिंपल फ्यूचर टेंस, जो कि आप सामने में आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, या इसी को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि सिंपल फ्यूचर नाम से स्पष्ट है कि ये टेंस जो है आपका सिर्फ सिंपल बात करता है, इसमें ज़्यादा कुछ आपको इसका अनुवाद बनाने के लिए लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसलिए इसका नाम ही है सिंपल। ठीक है, सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। देखिए, इसका पहचान क्या होगा, यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा, आप इसको पहचान को नोट करने कॉपी में या स्क्रीनशॉट लेकर के रख रहे हैं। पहचान क्या होगा कि हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, ध्यान रखिएगा, टेंस जो है हमेशा क्रिया पर काम करता है। ठीक है, तो हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में क्या रहेगा? ता रहा है, सॉरी, गा गेगी लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा? गा गेगी लगा रहेगा। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। जैसे क्या होगा कि मैं पढ़ूँगा, तुम काम करोगे। ठीक है, इस प्रकार की चीज़ें यदि लगी रहती है तो हम लोग फटाक से समझ जाएंगे कि ये कौन सा टेंस है, तो सिंपल फ्यूचर टेंस है। समझ गए? अगर कहेगा कोई कि वह काम करेगा तो कौन सा टेंस हुआ, तो वो भी आपका सिंपल फ्यूचर टेंस हुआ। समझ रहे हैं बात को? तो इस तरीके से हम लोग करेंगे। अब रही बात कि अगर ये तो हम समझ गए कि मैं पढ़ूंगा तुम काम करोगे, इसको हम लोग बनाएंगे कैसे? ठीक है, तो इसको बनाने के लिए आपके सामने ये स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर पर यदि आप इसको बैठा देते हैं तो आपका ट्रांसलेशन बड़ी आसानी से बन जाएगा। ठीक है, चुटकियों में बन जाएगा यूँ कहे तो। ठीक है, सबसे पहला है कि मैं पढ़ूंगा। तो इसमें मैं पढ़ूंगा में पढ़ने का काम कौन कर रहा है? तो मैं, यहाँ पे, इसलिए मैं क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। मैं क्या हो गया? सब्जेक्ट। देखिए, यहाँ पे स्ट्रक्चर में मैंने लिखा है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, उसका शैल या विल जो सूट करे। देखिए बच्चों, आप लोग जानते हैं कि आई और वी, ये आई और वी ऐसा चीज़ है कि इसी दोनों के साथ शैल लगता है, बाकी किसी के साथ हमको शैल लगाने की ज़रूरत नहीं है। समझ गए? बाकी सब के साथ विल लगेगा। वैसे आजकल मॉडर्न ग्रामर में हम लोग ये शैल और विल का झंझट ख़त्म कर दिया गया है हम लोग के लिए। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे, किसी भी वर्ब के साथ, ठीक है, क्या कर लेंगे, आइल गो ऐसे करके, आइल चाहे विल ऐसे करके लगा दिया जाता है। इसमें शैल और विल का झंझट ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग ऐसे भी अगर लगा देंगे तो इसमें कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, वो यही होगा, आई वी के साथ शैल। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। तो इसका अनुवाद हम लोग बनाते हैं, इसका ट्रांसलेशन हम लोग बना रहे हैं कि क्या होगा। ठीक है, चलिए इसको हम हटा दे रहे हैं। आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग क्या लगाना है, आई और वी के साथ क्या लगाना है, शैल, और बाकी के साथ विल लगाना है। ठीक है, चलिए, तो पहला हम लोग, एक सेकेंड, चलिए पहला हम लोग देख लेते हैं। पहला में क्या दिया है? पहला में दिया हुआ है कि मैं पढ़ूंगा। यहाँ पढ़ने का काम कौन कर रहा है? मैं, इसलिए मैं यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। तो मैं का इंग्लिश होता है आई, आप सब जानते हैं। और यहाँ पे बोला शैल या विल लगेगा,
तो आई के साथ क्या लगना चाहिए आपके हिसाब से? शैल लगना चाहिए। तो आई शैल, और पढ़ना क्या होता है? रीड। यहाँ पे बोला गया है कि वर्ब का बेस फॉर्म लगाइए। वर्ब का बेस फॉर्म को हम लोग मोटा मोटी V1 के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो आई शैल रीड होगा, यहाँ पे कोई अदर वर्ड नहीं है, इसलिए हम लोग कुछ नहीं बनाएंगे, हम लोग सीधा इतना लिख करके छोड़ देंगे, आई शैल रीड, यही आपका आंसर होगा इसका, ठीक है। अगला है तुम काम करोगे। तो तुम काम करोगे, तुम का इंग्लिश क्या होता है? यू। तुम का इंग्लिश होता है यू, और करोगे का क्या होगा? पहले तो विल लगेगा, क्योंकि आई और वी के साथ शैल लगता है, तो यहाँ पे विल लगेगा, यू विल। वर्ब का बेस फॉर्म हो गया वर्क, यहाँ पे वर्क भी लगा सकते हैं या डू वर्क भी लगा सकते हैं, यू विल डू वर्क या यू विल वर्क, समझ के दोनों लगाएं, दोनों सही है। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत है यहाँ पे? तो इस तरीके से हम लोगों ने इस सिंपल फ्यूचर टेंस को देखा, ठीक है। तो ये आपका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर था। अगर हमको इसी में निगेटिव बनाने की ज़रूरत पड़ जाए, अगर हमको निगेटिव समझना हो तो क्या करेंगे, तो वो हम लोग देख लेते हैं। देखिए, आप लोग को मैं पहले बता चुका हूँ कितनी बार, और फिर बता रहा हूँ कि आप लोग याद रखेंगे कि जहाँ भी निगेटिव का काम पड़ता है तो वो निगेटिव वर्ड जो है नॉट, निगेटिव वर्ड नोट चाहे नो, नोट चाहे नो जो है ये दो वर्ड जो है आपका नोट चाहे नो, ये हमेशा कहाँ लगेगा? ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है। कहाँ लगता है? हेल्पिंग वर्ब के बाद लगेगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है। समझ में आ गया? यहाँ पे मैं इसको फिर से ठीक कर दे रहा हूँ, ये नॉट है चाहे नो है, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा लगता है। इस बात को आप याद कर लें। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब देखते हैं कि किस प्रकार से स्ट्रक्चर पर हम लोग ट्रांसफर बना पाएंगे। ट्रांसलेशन है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रांसलेशन लिखते हैं कि मैं नहीं पढ़ूँगा, मैं नहीं पढ़ूँगा। इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा? तो सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? मैं है, तो मैं का इंग्लिश होता है आई, और चूँकि सिंपल फ्यूचर टेंस का है तो क्या होगा? आई के साथ शैल लगाना पड़ेगा, आई शैल। और मैंने कहा क्या, नहीं लगाने के लिए नॉट जो है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद लगेगा, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नॉट शैल है, तो यहाँ पे आप नॉट लगा देंगे, आई शैल नॉट। और पढ़ना का होता है रीड, तो आई शैल नॉट रीड। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है समझ? बताइए। मैं नहीं पढ़ूंगा, इसका क्या हो जाएगा? आई नॉट रीड, आई शैल नॉट रीड, ठीक है, सॉरी, आई शैल नॉट रीड। आप इसको इस तरीके से बना लेंगे। उस तरीके से अगला ट्रांसलेशन देखते हैं। अगला ट्रांसलेशन है कि वह किताब नहीं, वह किताब नहीं खरीदेगी, वह किताब नहीं खरीदेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखें आप, नहीं खरीदेगी, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे कोई स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है, तो यहाँ पे वह का लगेगा सी, ठीक है। और मैंने क्या कहा है कि आई और वी के साथ ही शैल लगेगा, बाकी साथ क्या लगेगा? विल लगेगा, तो सी विल नॉट, ठीक है। यहाँ पे बाय लिखें या परचेज लिखें एक ही बात है, बाय, ठीक है, ए बुक, सी विल नॉट बाय ए बुक, ये आपका इसका आंसर होगा। वह किताब नहीं खरीदेगी। कोई दिक्कत है यहाँ पे तो बताएं, नहीं दिक्कत होना चाहिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं इसी में, एक सेकेंड, इसी में हम लोग अब आगे बढ़ते हैं कि तुम लोग नहीं बोलोगे, तुम लोग नहीं बोलोगे, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका होगा यू विल नॉट स्पीक। अब आप लोग भली भांति समझ के होंगे कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हमको नॉट लगा देना है, उसके बाद जो भी वर्ब होता है वो वर्ब लगेगा, ठीक है, मेन वर्ब, ठीक है। और उसके बाद जो है जो कुछ बच जाए वो हमको लिखना है, ठीक है। अब अगला जैसे कि देखते हैं हम लोग इसी में कि तुम लोग कलम से लिखोगे। एक और लिख लेते हैं, तुम लोग को हटा दीजिए, हम लोग लिख लेते हैं, हम लोग कलम से लिखेंगे, हम लोग कलम से लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, हम लोग कलम से लिखेंगे। ये अगर आपका लिखा हुआ है कि हम लोग कलम से लिखेंगे, तो इसको क्या बनाएंगे? तो हम लोग का इंग्लिश क्या होता है? वी, और वी के साथ क्या हो जाएगा? शैल लगता है, वी शैल, ठीक है। और एक मिनट इसको नहीं लिख लें,
हम लोग कलम से नहीं लिखेंगे, इसको हम लोग नहीं लिख लेते हैं, हम लोग कलम से नहीं लिखेंगे। तो वी शैल, शैल के बाद क्या होगा, नॉट लगेगा, वी शैल नॉट। अब देखिए लिखना क्या होता है, राइट होता है, तो वी शैल नॉट राइट, ठीक है, वी शैल नॉट राइट, हम लोग नहीं लिखेंगे, किससे, कलम से, तो विथ पेन होगा, वी शैल नॉट राइट विथ अ पेन, ठीक है, विथ अ पेन। पेन चूँकि काउंटेबल है इसलिए मैंने यहाँ पे ए लगाया। काउंटेबल का माने ये हुआ कि इसको हम गिन सकते हैं, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया, ए पेन, ठीक है। और वैसे भी लॉजिकली भी ये बात है कि हम एक समय में जब लिख रहे होंगे तो एक ही पेन से एक बार में लिखेंगे, ठीक है, इसलिए यहाँ पर हम ए लगाएंगे। तो वी शैल नॉट राइट विद अ पेन, ठीक है, ये आपका निगेटिव का था, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं जहाँ पे कि हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस को समझने का प्रयास करेंगे। इंट्रोगेटिव मीन्स आप लोग समझ गए होंगे कि इसमें प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, प्रश्न पूछा जाएगा। तो मैंने इसके लिए भी आपको बता दिया है कि जब भी इंट्रोगेटिव देखें तो सबसे पहले किसका प्रयोग, सबसे पहले क्या लिखा जाता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को बाहर कर दिया जाता है। सबसे पहले किसको बाहर कर दिया जाता है, हेल्पिंग वर्ब को, इस बात को आप याद रखिए। और इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है, तो शैल और विल है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे सबसे पहले, ठीक। तो उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट वगैरह होगा वो करेंगे। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो अब कुछ ट्रांसलेशन को देखते हैं। पहला है कि क्या तुम खेलोगे, ये आपका स्ट्रक्चर है कि क्या तुम खेलोगे, ठीक। क्वेश्चन है आपका, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो देखिए बार बार स्ट्रक्चर याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग को मैं जिस तरह से समझा रहा हूँ उस तरह को समझिए कि अगर नहीं लगाना है तो नहीं के लिए इंग्लिश नॉट होता है तो वो हेल्पिंग वर्ब के बाद लगेगा, ठीक है। और बाकी जैसा स्ट्रक्चर आपको ऊपर में लिखाया गया है वैसा ही रहेगा। यहाँ पर भी क्या होगा कि सब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को हमको बाहर कर देना है, बाकी सब चीज़ वैसे ही रहेगा। क्या तुम खेलोगे, तो तुम खेलोगे का सबसे पहले हम लोग बना लेंगे, क्या होता है, यू विल प्ले होगा। तो हम क्या करेंगे, क्या के लिए हेल्पिंग वर्ब बाहर कर देंगे, विल यू प्ले हो जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। यही आपका आंसर होगा, समझ गए। आपको भाई लगा क्या, यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब हो रहा था उस हेल्पिंग वर्ब को मैंने यहाँ पे रख दिया। इस तरीके से आप बना सकते हैं कि क्या तुम खेलोगे। अगला उदाहरण हम लोग लेते हैं, अगला एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, कि क्या रमेश गीत गाएगा, क्या रमेश गीत गाएगा। देखिए अब अगला जो है, क्या रमेश गीत गाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो रमेश कितने आदमी हैं बता दीजिए हमको, रमेश कितने आदमी हैं, तो सिंगल आदमी है, तो पहले, और सिंगल आदमी के साथ क्या रहेगा, विल हमको लगाना पड़ेगा, सिंगल आदमी के साथ हमको क्या लगाना पड़ेगा, विल लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको बाहर कर दीजिए, क्या लिखेंगे, ठीक है, रमेश के साथ, रमेश एक आदमी है उसके साथ लगेगा विल, ठीक है, क्या लगेगा, विल। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, विल को बाहर कर देंगे, विल, और सब्जेक्ट क्या होगा यहाँ पे, रमेश, गीत गाने का काम कौन करेगा, रमेश। तो विल रमेश, और गाना का क्या होता है, सिंग होता है, तो विल रमेश सिंग ए सॉन्ग। मैंने क्या कहा है, इसमें वर्ब का बेस फॉर्म ही लगेगा, V2 V4 पर जाने की आपको जरूरत नहीं है। तो विल रमेश सिंग ए सॉन्ग, ठीक है, क्या हो जाएगा, विल रमेश सिंग ए सॉन्ग। देखिए यहाँ पे ए सॉन्ग को लास्ट मैंने इसलिए रखा क्योंकि ये अदर वर्ड में आता है, सब्जेक्ट वर्ब के बाद में ये इसका कोई काम नहीं है, तो इसलिए सबको सबसे बाद में रखते हैं, ठीक है। तो विल रमेश सिंग ए सॉन्ग, क्या रमेश एक गीत गाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला देखते हैं कि क्या तुम रोओगे, ठीक है। ये बच्चे से क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या तुम रोओगे, वहाँ पे जाओगे तो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, तुम का इंग्लिश होता है यू, और यू के साथ लगता है विल, इसलिए मैं सबसे पहले विल को बाहर कर लिया, विल यू। और रोना का क्या होता है, वीप, तो विल यू वीप होगा इसका सही आंसर। क्या होगा इसका सही आंसर, कि विल यू वीप। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। अब चलिए अगर अगला उदाहरण देखते हैं हम लोग, कि अगर इसी में हम लोग को नहीं लगा दिया जाए तो हम लोग कैसे बनाएंगे, कि क्या तुम नहीं हंसोगे, क्या तुम नहीं हंसोगे। ये आपका होगा कि क्या तुम नहीं हंसोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बाहर में लगा हुआ है, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसका हेल्पिंग वर्ब बाहर निकालना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे विल, और यहाँ पे तुम है सब्जेक्ट,
तो यहाँ पे लगा यू। देखिए विल मैंने बाहर में इसलिए लगाया कि ये जो है हेल्प सब्जेक्ट जो है यहाँ पे यू आने वाला था, तो यू के साथ हेल्पिंग वर्ब विल लगता है, तो विल यू। अब नहीं का क्या हो जाएगा नॉट, और हंसना का होता है लाभ, तो विल यू नॉट लाभ। ठीक है, इसको ऐसे बनाएंगे। नहीं तो एक चीज़ और समझे पहले कि विल और नॉट जोड़ करके क्या बनता है। देखिए आजकल के ग्रामर में विल प्लस नॉट को जोड़ दिया गया है। विल प्लस नॉट को जोड़ने से क्या बनता है, वॉन्ट बनता है, वॉन्ट। ठीक है, WON' और T। ठीक है, वॉन्ट। और सैल के बाद अगर आप नॉट जोड़ते हैं, तो वो हो जाता है शांट, SHAN'T। ठीक है, शांत। ये आप लोग जो है ना, इसको दोनों को ध्यान में रखेंगे, जिससे कि आपको आगे ट्रांसफर बनाने में आसानी होगी। ठीक है, अब जैसे कि ऊपर में आपका ट्रांसफर था कि क्या तुम नहीं हंसोगे। ठीक है, तो हम इसको ये ऐसे भी शॉर्टकट बना सकते हैं। मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ज़रा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे होगा वॉन्ट यू लाव। समझ में आ रहा है ना। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, वॉन्ट यू लाव लिखा गया। इसका मतलब क्या देखा हमने कि विल और नॉट को हमें एक ही बार में उठा करके वहाँ पर रख दिया। कोई दिक्कत है आपको, बताइए। क्या तुम नहीं, एक और देख लेते हैं इस पे कि क्या रमेश और सुरेश यहाँ पढ़ेंगे। क्या रमेश और सुरेश यहाँ पढ़ेंगे, यह आपका ट्रांसलेशन है। ठीक है, आप इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, विल, एक मिनट, यहाँ नहीं पढ़ेंगे इसको आप लिखें। ठीक है, हम लोग इंट्रोगेटिव निगेटिव ऐड करके बना रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या यहाँ नहीं, और दो आदमी है रमेश और सुरेश, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, तो मैंने आपको बताया कि सिर्फ आई और वी में शैल लगाना है, बाकी सब में विल लगेगा। तो दो आदमी है रमेश और सुरेश, तो हम लिखेंगे विल रमेश एंड सुरेश। क्या हो जाएगा, विल रमेश एंड सुरेश। ठीक है, अब देखिए नहीं का इंग्लिश यहाँ पर नॉट लगाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अगर ये यहाँ पे क्या नहीं होता बाहर में लगा हुआ, तो ये होता सीधा रमेश और सुरेश यहाँ नहीं पढ़ेंगे। इसका आंसर होता रमेश एंड सुरेश विल नॉट रीड, होता ना रीड, और हेयर होगा, विल नॉट रीड हेयर। देखिए यहाँ का इंग्लिश यहाँ पे हमने हेयर लिखा, HERE हेयर, तो ये इसको सबसे लास्ट में डालना है। चलिए इसको अगर हम दूसरे तरीके से बनाना चाहें आज के भाषा में, ठीक है, जो कि स्पोकन में भी यूज होता है, तो विल प्लस नॉट क्या हो जाता है, वॉन्ट होता है। तो वॉन्ट, देखिए ये आप दूसरा टाइप में बता रहा हूँ दूसरे ढंग से। वॉन्ट उसका रमेश और सुरेश है, तो क्या लिखेंगे, वॉन्ट रमेश एंड सुरेश। ठीक है, बात समझ रहे हैं, वॉन्ट रमेश एंड सुरेश, है ना, वॉन्ट रमेश एंड सुरेश रीड हियर, READ रीड हियर। इस तरीके से आप इसको आराम से बना सकते हैं, वॉन्ट रमेश एंड सुरेश रीड हियर। समझ रहे हैं ना बात को आप लोग। ठीक है, इस तरीके से हम इसको करेंगे। चलिए अगला बढ़ते हैं, इसी टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही, अगर हमको कब क्या क्यों कैसे वाला लगेगा, जैसे कि तुम कब जाओगे। ठीक है, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क लगेगा, लेकिन ये दूसरा ढंग का है, ये इंट्रोगेटिव वाला नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि इस कब का इंग्लिश सबसे पहले हम निकाल लेंगे और बाहर कर देंगे। कब का इंग्लिश क्या होता है, आप लोग भली भांति जानते होंगे, व्हेन। और उसके बाद हमने कहा था कि ये जो वर्ड है व्हेन, व्हाट, वेयर, ये सब क्या है, WH वर्ड है। ये सब क्या है, WH वर्ड है। एक सेकेंड, इसको आप लोग ज़रा देख लेंगे पहले एक बार, फिर हम लोग चलेंगे इसका ट्रांसलेशन की ओर। ठीक है, तो चलिए इसको हम थोड़ा बढ़ा देते हैं ऊपर, आप लोग देखेंगे, इसको मैं थोड़ा बढ़ा दिया ऊपर। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए आप लोग, यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ, फिर आप लोग देखेंगे। देखिए WH वर्ड क्या होता है, तो सबसे पहले ये जान लें कि WH इसका क्यों नाम पड़ा। तो मैंने आपको एक बताया था कि WH इसलिए नाम पड़ा क्योंकि ये WH सब में कॉमन है। यहाँ पे जो वर्ड यूज किए जाते हैं व्हेन, वेयर,
व्हाट, ठीक है, which, who, है ना, हाउ, ठीक है। तो इन सब में चीज़ में आप क्या देख रहे हैं, सब में WH है, ठीक है ना, इसलिए इसको WH वर्ड बोल दिया गया है। समझिए, वो कॉमन है, सब में है, इसलिए इसका नाम पर क्या पड़ गया, WH वर्ड। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो इसलिए अगर WH वर्ड अगर आपको दिख जाए, ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, उसको लिखेंगे, उसके बगल में उसके हेल्पिंग वर्ब को डालेंगे। तो कब का इंग्लिश क्या होता है, व्हेन। देखिए अब इसका हम लोग बना रहे हैं व्हेन, और व्हेन के बाद क्या लगेगा, उसका हेल्पिंग वर्ब लगेगा। मैंने आपको अभी बताया है, ये WH वर्ड जब भी निकलेगा अपने साथ हेल्पिंग वर्ब को लेकर के जाएगा, ठीक है। व्हेन विल, और तुम का क्या होता है, यू, ठीक है, और जाना का गो। तो व्हेन विल यू गो, ये इसका फाइनल आंसर है, व्हेन विल यू गो। समझ रहे हैं कि नहीं बात को, व्हेन विल यू गो। इस तरीके से अगर आप बना रहे हैं तो निश्चित रूप से आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। प्रैक्टिस करें घर पर, अगर समझ में नहीं आता तो वीडियो को बार बार रिप्ले करके देखें, ठीक है। मेरे चैनल से वीडियो डिलीट नहीं होने वाला है। तो अब तक हमने क्या सीखा, अब तक हमने सिंपल फ्यूचर टेंस को सीखा, ठीक है। इस वीडियो के ज़रिए हमने अभी तक सिंपल फ्यूचर टेंस को सीखा। सिंपल फ्यूचर टेंस जो है क्या सीखा कि इसमें सब कुछ सिंपल होगा, ठीक है, और इसमें शैल या विल लगा देंगे, उसका वर्ब का बेस फॉर्म लगा देंगे, तब बना देंगे, ठीक है। अब एक लास्ट इसी का सिंपल प्रेजेंट टेंस, सॉरी सिंपल फ्यूचर का ही हम लिख रहे हैं कि तुम क्यों नहीं आओगे, तुम क्यों नहीं आओगे, ये आपसे पूछा जाएगा कि तुम क्यों नहीं आओगे। तो देखिए क्यों नहीं का आप वांट लिखें चाहे विल नॉट लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो एक मिनट, क्यों का इंग्लिश सबसे पहले क्या होता है, तो वाई होता है। तो वाई, और क्या बोला है मैंने, जब भी WH वर्ड आएगा तो वह हेल्पिंग वर्ब को फटाक से लेके चला जाएगा, वाई विल। तुम का इंग्लिश क्या होता है, यू, और नहीं का नॉट। तो वाई विल यू नॉट कम। देखिए हमेशा होता क्या है, एक बात समझें कि अगर ये WH वर्ड नहीं होता तो इसका होता है कि तुम नहीं आओगे, तो होता यू विल नॉट कम। समझ गए कि नहीं समझ गए? सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे शैल या विल लगता है, उसके बाद नॉट लगता है, समझे। तो हमने क्या किया यहाँ पे, चूँकि WH वर्ड था तो WH के जस्ट पीछे आपको हेल्पिंग वर्ब डालना ही होता है, ठीक है। तो व्हेन विल, उसका सब्जेक्ट क्या था, क्यों, तुम। तो हमने समझ गया कि तुम के साथ विल सूट करता है, इसलिए हमने लिखा कि वाई विल यू नॉट कम। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ये आपका सिंपल फ्यूचर टेंस था, ठीक है। अब हम लोग इसी फ्यूचर टेंस में, सिंपल फ्यूचर टेंस में कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम को हम लोग देखते हैं कि कंडीशनल सेंटेंस जिसको कहा जाता है, कि फ्यूचर टेंस में कंडीशनल सेंटेंस, फ्यूचर में कंडीशनल, ठीक है, फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंसेस, ठीक है। कंडीशनल क्या होता है कि वो अभी आप समझ जाएंगे एक सेकेंड में, ठीक है। फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंसेस ये क्या होता है, जैसे कि लिखा रहेगा, कंडीशनल सेंटेंस क्या करेगा, कंडीशन बताएगा, ये आप लोग समझ गए होंगे कि लिखा रहेगा कि अगर तुम पढ़ोगे तो पास करोगे, अगर तुम पढ़ोगे तो पास करोगे, अगर तुम पढ़ोगे तो पास करोगे। हमने यहाँ पे क्या देखा, क्या लिखा है, अगर तुम पढ़ोगे तो पास करोगे, यानी कंडीशनल है, 2 बार गे हो गया है, ठीक है। 2 बार क्या हो गया है, गे हो गया है, यानी कि अगर तुम पढ़ोगे तो पास करोगे। इस प्रकार के सेंटेंस में हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, इस प्रकार का सेंटेंस में हम लोग करते हैं कि जो काम पहले होता है, जो काम पहले होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट बनाते हैं। लिखिए यहाँ पे नोट लिख करके या एरो मार करके लिख लीजिए कि जो काम, समझ गए, आराम से लिखेंगे, जो काम पहले होगा। ध्यान देंगे इस सेंटेंस में, इस कंडीशनल सेंटेंस में जो काम पहले होगा, ठीक है, जो काम पहले होगा उसका अनुवाद क्या करेंगे, उसका ट्रांसलेशन जो हम लोग बनाएंगे उसका अनुवाद किस में होगा, ये ज़रा आप समझ लें आप। इसका अनुवाद सिंपल प्रेजेंट में होगा। किस में होगा, सिंपल प्रेजेंट में। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? इसका अनुवाद सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा, ठीक है। और उसके बाद जो होगा सेकेंड फेज उसका,
सेकेंड फेज जो होगा उसका अनुवाद हम लोग क्या करेंगे, सिंपल फ्यूचर में करेंगे। ठीक है, समझ गए। और सेकेंड फेज जो होगा, ठीक है, तो जो काम बाद में होगा, जो काम बाद में होगा, ठीक है, उसका अनुवाद हम लोग क्या करेंगे, उसका अनुवाद हम लोग सिंपल फ्यूचर में करेंगे। किस में करेंगे, सिंपल फ्यूचर टेंस में करेंगे। बात समझ गए, ये आपका फ्यूचर टेंस में करेंगे। ये दोनों बात आप याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे, फिर से समझ आइए कि अगर जो काम फर्स्ट में हुआ हो उसमें हम लोग क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस बना देंगे, और जो काम बाद में होगा उसका अनुवाद हम लोग क्या करेंगे, सिंपल फ्यूचर टेंस में करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, अगर तुम पढ़ोगे, तो अगर तुम पढ़ोगे में पहला काम क्या हो रहा है, पढ़ना, तो पास करोगे, ये काम क्या होगा, बाद में होगा। पहले यानी कि आप ये कहा जा रहा है कि अगर आप पढ़ लेंगे तो आप क्या करेंगे, पास कर जाएंगे। ठीक है, तो इसका ट्रांसलेशन होगा, देखिए पहले मैं एक बार इसको फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, आप लोग को दिक्कत नहीं होना, देखिए आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि फिर से एक बार लिख देता हूँ कि अगर तुम पढ़ोगे, अगर तुम पढ़ोगे, यहाँ पे आपसे कंडीशन बताया जाए, अगर तुम पढ़ोगे तो पास करोगे, अगर तुम पढ़ोगे तो पास करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका बनेगा, सबसे पहले तो कंडीशन है, अगर का इंग्लिश होता है इफ़ यू रीड। ठीक है, इफ़ यू रीड, देखिए मैंने कहा था ना कि सिंपल प्रेजेंट बनाना है, तो अगर तुम पढ़ोगे, इफ़ यू रीड। ठीक है, और तो का इंग्लिश यहाँ पे कुछ नहीं होगा, सिर्फ कॉमा देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, और दूसरा पार्ट का हम लोग सिंपल फ्यूचर बनेंगे, तो यू विल पास हो जाएगा, यू विल पास। ठीक है, तो पास करोगे, यू विल पास। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, इफ़ यू रीड यू विल पास, इफ़ यू रीड यू विल पास, यही आपका इसका आंसर होगा। बात समझ रहे हैं, आगे बढ़े हम लोग। ठीक है, अगला है कि अगर, एक सेकंड रुकिए, पेन बदल रहे थे। देखिए ये ट्रांसलेशन आपके सामने है कि अगर वर्षा होगी तो स्कूल नहीं खुलेगी। इसमें पहला काम क्या हो रहा है, अगर वर्षा होगी। ठीक है, इसका हम लोग बनाएंगे कि इफ़ इट रेन्स, यहाँ पे रेन्स क्यों लगाया, तो चूँकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हम लोग बना रहे हैं, तो सिंगल के साथ हम लोग ऐसे इसका प्रयोग करते हैं, तो इफ़ इट रेन्स। ठीक है, फिर तो का कॉमा देंगे। ठीक है, स्कूल विल नॉट ओपन, स्कूल विल नॉट ओपन, नहीं खुलेगी, स्कूल विल नॉट ओपन। बात समझ गए, इफ़ इट रेन्स स्कूल विल नॉट ओपन, अगर वर्षा होगी तो क्या होगा, स्कूल नहीं खुलेगी। तो आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, जो हम लोग किस प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है, अब इसी में अगर एक और कंडीशनल सेंटेंस मैं आपको पढ़ाता हूँ कि अवश्य अगर लगा दिया जाए कि मैं अवश्य डॉक्टर बनूंगा, मैं अवश्य डॉक्टर, एक मिनट इस सेंटेंस को आप ओमिट कर दें, इसको मैं आगे बताता हूँ। ठीक है, मैं अवश्य खेलूँगा, इससे पहले ये हल्का है, पहले इसको हम लोग लेटर बाय चढ़ेंगे ऊपर, तो मैं अवश्य पढ़ूँगा। तो देखिए यहाँ पे अगर अवश्य लगा दिया जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, आई और वी के साथ विल का व्यवहार करना चालू करेंगे, बाकी सब के साथ शैल का व्यवहार करना चालू करेंगे। कब, जब अवश्य लगा रहेगा, क्या लगा रहेगा, अवश्य लगा रहने पर। समझ रहे हैं ना बात को, अवश्य यदि लगा हुआ मिल गया तो हम लोग इसी प्रकार से बनाएंगे। तो ठीक है, मैं का क्या होगा, आई। ठीक है, अवश्य लगा है इसलिए आई के साथ विल लग जाएगा, आई विल रीड हो जाएगा। बात समझ गए कि मैं अवश्य पढ़ूंगा। उसी तरीके से अगर आपको दे देगा कि मैं अवश्य नहीं पढ़ूंगा, मैं अवश्य नहीं पढ़ूंगा, समझ रहे बात को, नहीं पढ़ूंगा, तो इसमें भी यही होगा कि हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नोट लगाना है, तो आई विल नॉट रीड। समझ रहे हैं बात को कि नहीं समझ रहे हैं, इस तरीके से हम लोग बना लेते हैं। समझ गए, बहुत आसानी हो गई।
चलिए अब इसी में एक लास्ट टाइप का हम लोग बना रहे हैं कि बनूंगा चाहे रहूँगा। देखिए कुछ वाक्य में आपको लास्ट में ऐसा सेंस देगा कि जैसे लगेगा कि वो बन रहा है, समझ गए, बनूंगा चाहे रहूँगा, ये दो बात आपको लगा रहेगा। जैसे आपको लेते हैं हम आपको दिखाते हैं एक उदाहरण के जरिए, आप आराम समझ जाएंगे कि मैं डॉक्टर बनूंगा, जो कि मैं ऊपर लिख रहा था आपको, ठीक है, मैं डॉक्टर बनूंगा, यहाँ पे लिखा है क्या, मैं डॉक्टर बनूंगा, ठीक। तो इसका ट्रांसलेशन जो है ना, ये स्ट्रक्चर फॉलो करके नहीं बनता है, यानी कि जो सिंपल फ्यूचर का हमने पढ़ा है इस पर नहीं बनेगा। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक स्ट्रक्चर अलग से लिखना पड़ रहा है। लिख लीजिए आप लोग भी, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल। ये तो आप समझ गए होंगे कि आई बी के साथ शैल लगता है, बाई के साथ विल लगता है, प्लस शैल या विल प्लस बी लगेगा यहाँ पे। बी मीन्स बनना चाहे होना होता है, उसके बाद जो अदर वर्ड कुछ भी होगा वो यहाँ पे आएगा। बात को समझ गए, ये आपका तरीका है। तो मैं डॉक्टर बनूंगा तो आई, और यहाँ पे क्या लगेगा, शैल, और यहाँ पे लगाएंगे बी, ठीक है। और एक आदमी है तो एक ही डॉक्टर बनेंगे, तो इसलिए ए डॉक्टर लिखेंगे, आई शैल बी ए डॉक्टर। बात समझ गए, क्या हो जाएगा, आई शैल बी ए डॉक्टर। इसमें कोई शक या कोई प्रॉब्लम उम्मीद करते कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला अगर हम बनाएंगे कि मैं डॉक्टर नहीं बनूंगा, बात समझिए, मैं डॉक्टर नहीं बनूंगा, अगर ये लिखा रहता है तो हम क्या करेंगे, तो इसका करेंगे क्या, देखिए आप लोग भी। तो मैंने अभी क्या कहा है, जो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट देना है, समझे। तो आई शैल नॉट बी ए डॉक्टर, क्या हो जाएगा, आई शैल नॉट बी ए डॉक्टर, ठीक है। समझ गए कि नहीं समझ गए, शैल के बाद ठीक से नॉट सट जाएगा, आई शैल नॉट बी ए डॉक्टर। इस तरीके से हम लोग बना लेंगे कि बनूंगा चाहे रहूँगा, ठीक है। अब देखिए इसी में एक रहता है कि वह ईमानदार रहेगा, क्या रहेगा, वह ईमानदार रहेगा, ठीक है। यानी कि वो भी बात एक ही है, बनने वाले सेंस पर ही है, वह ईमानदार रहेगा, तो वह का इंग्लिश क्या होता है, ही, ठीक है। और यहाँ पे लग जाएगा विल, और यहाँ पे बी लगाना ही है, सब शैल या विल के बाद बी लगाना ही है, ही विल बी। और ईमानदार का क्या होता है, ऑनेस्ट, तो ही विल बी ऑनेस्ट। यही आपका थी है, समझ गए। चलिए, तो यहाँ तक हम लोगों ने सिंपल फ्यूचर टेंस को पढ़ा। अब हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को पढ़ेंगे, जो कि जिसका नंबर की 2 नंबर पर आता है हमारे ट्रांसलेशन किताबों में और अनुवाद वालों में, ठीक है। और एक बात आप लोगों की जानकारी के लिए बता देते हैं कि फ्यूचर टेंस एक्चुअल में कोई टेंस नहीं होता है, ये इंग्लिश में, ये हिंदी से लाया गया है, ठीक है। ये आप अपना जानकारी दुरुस्त कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अगला टेंस है आपका फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस जैसा कि हर एक टेंस का नाम था, वैसे ही फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस भी एक दूसरा इसका भाग है। फ्यूचर टेंस का दूसरा भाग है जिसका नाम है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। क्या नाम है इसका, फ्यूचर कंटिन्यूस। समझ रहे हैं बात को आप लोग। तो ये टेंस में हम लोग पहचान कैसे पढ़ेंगे, इस टेंस का 2 नाम मैंने अभी बता दिया, ये आपके सामने भी है कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस चाहे फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस इसको बोलते हैं। इम्परफेक्ट इसलिए बोलेंगे क्योंकि इसमें जो है काम जो है अपूर्ण रहता है, यानी कि काम हुआ नहीं रहता है, पूरा काम हो ही रहा होता है, कंटिन्यूटी का बोध होता है, ठीक है। तो पहचान क्या है, लिखा हुआ है कि हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, देखिए हम बार बार बता रहे हैं टेंस में क्रिया को ही लेकर के चला जाता है। तो हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता रहूँगा, ते रहूँगा, ती रहूँगी, ऐसा लगा रहेगा, ठीक है। ये सब बातें अगर आप देखते हैं तो आप समझ जाइएगा कि ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। जैसे अगर जैसे कि अगर बात करें पहचान की, अगर बात तो हो गई, अगर हम जैसे की बात करें तो जैसे लिखा रहेगा कि वह पढ़ता रहेगा, बात समझ गए। मैं खाता रहूँगा, इस तरीके का चीज़ें अगर आपके सामने आ रही है तो आप समझ जाएं कि ये जो है आपका फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का हो गया। तो आप इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, तो स्ट्रक्चर ये आपके सामने है कि सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, शैल बी या विल बी, ठीक है, जो भी लिखा है वो सही है, शैल बी या विल बी। उसका वर्ब का आईएनजी फॉर्म, यानी कि वर्ब के साथ आपको आईएनजी लगाना ही होगा हर हाल में, और उसके बाद जो भी बच जाएगा उसको मैं वहाँ पर डाल दूंगा। इसको एक हिसाब से समझिए कि डस्टबिन है, यहाँ पर जो बचा हुआ चीज़ है सारे को यहाँ पर फेंक देना है। जैसे कि अब ट्रांसलेशन की ओर हम लोग बढ़ते हैं फिर से कि मैं खाता रहूँगा, यहाँ पे क्या लिखा है, मैं
खाता रहूँगा, यहाँ पे लिखा हुआ था ना आपका ट्रांसलेशन, तो मैं खाता रहूँगा, हुआ नहीं, यहाँ मैं बोलना हूँ, मैं खाता रहूँगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई, और आई के साथ शैल लगता है, तो शैल भी जो है फिक्स है, लग जाएगा आई शैल बी। और उसके बाद क्या बताया कि आपको वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाना है आपको, ठीक है। तो आई शैल बी, और यहाँ पे खाना क्या होता है, ईट, उसमें लगा देंगे आईएनजी, आई शैल बी ईटिंग, ठीक है, आई शैल बी ईटिंग। अगर यहीं पे रहता है कि मैं आम खाता रहूँगा, ठीक है, मैं आम खाता रहूँगा, तो उसका क्या हो जाता है, आई शैल बी ईटिंग अ मैंगो, आई शैल बी ईटिंग अ मैंगो, ठीक है, मैं एक आम खाता रहूँगा। बात समझ गए? आगे बढ़ते हम लोग। अगर अब हम इसकी नेगेटिव की बात करें कि नेगेटिव कैसे बनाएं, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट, और उसके बाद क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको बार बार बताया है कि हम लोग जब भी नोट लगाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लगाते हैं, समझ गए। तो शैल या विल के बाद आपको नोट लगा देना होगा, उसके बाद बी लगेगा, उसके बाद क्या लगेगा, बी, उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वर्ब के साथ आपको आईएनजी लगाना ही है, समझ गए। और उसके बाद जो भी बच जाएगा अदर वर्ड वो आपको रखना है, समझ गए ना, वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगेगा ही। जैसे एक उदाहरण के जरिए हम लोग समझते हैं इसको कि वह नहीं खाता रहेगा, समझ गए, वह नहीं खाता रहेगा, इसका क्या बनेगा, तो नहीं खाता रहेगा, तो ही विल, ठीक है, और उसका लगेगा नॉट, ही विल नॉट। उसके बाद बी, और ईट खाना का होता है, ईट में आईएनजी लगेगा, तो ही विल नॉट बी ईटिंग, समझ रहे हैं, क्या लग जाएगा, ही विल नॉट बी ईटिंग। समझ में आ रहा है, समझ में आ गया आपको। देखिए, अगर आप लोग आराम से सीखेंगे तो कुछ भी भारी नहीं है, सब आसान है। अब अगर क्या वाला की बात करें, जिसको कि हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, कि क्या वह पढ़ता रहेगा, ठीक है, क्या वह पढ़ता रहेगा, ठीक है। अगर इस तरीके से लिखा जा रहा है, देखिए चूँकि लगा हुआ है ता रहेगा, तो हम लोग फटाक से समझ जाएंगे कि ये फ्यूचर कंटिन्यूस है, ठीक है। तो इसमें शैल बी विल बी का प्रयोग होगा, और वर्ब के चौथे रूप का प्रयोग होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है इसके साथ, देखिए चूँकि वह है पढ़ता रहेगा, तो वह का इंग्लिश होता है ही, चूँकि यहाँ पे मेल बॉडी का बात किया जा रहा है, तो ही के साथ क्या लगता है, विल लगता है, तो उस विल को हम बाहर कर देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा विल ही, ठीक है, और उसके बाद बी लगेगा, और पढ़ना का होता है रीड, तो उसमें लग जाएगा आईएनजी, तो विल ही बी रीडिंग, विल ही बी रीडिंग। इस तरीके से हम इसको लिख लेंगे कि क्या वह पढ़ता रहेगा। अगर इसी में क्या वह पढ़ता रहेगा, अगर इसी में हम लिख दें कि क्या मैं नहीं सोता रहूँगा, क्या मैं नहीं सोता रहूँगा, ठीक है। ये अगर आपको दिया जाए, तो इसका हम लोग क्या करते हैं, मैं यहाँ पर सब्जेक्ट है, उसके साथ शैल लगेगा, इसलिए मैं सबसे पहले शैल लिख लेता हूँ, शैल आई नॉट बी, ठीक है। और यहाँ पे स्लीपिंग नहीं होगा, लाइंग होगा, ठीक है। देखिए, मैंने लाइंग वर्ड का यूज इसलिए किया है क्योंकि समझिए बात, आपको यहाँ पे सोना लिखा हुआ है, अगर आप सो जाएंगे तो बोलेगा कौन, नहीं ना कोई बोलेगा, इसलिए यहाँ पे सोना नहीं होगा, यहाँ पे लेटना होगा, यहाँ पे लेटना को हम लोग आधार मान के चलें, तो इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है शैल आई नॉट बी लाइंग, ठीक है। आप लोग भी आगे से इस चीज़ को समझ जाएं, ठीक है। कोई भी सेंटेंस जो है ना, वो ग्रामेटिकली और लॉजिकली दोनों रूप से सही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वह ग्रामेटिकली सही है, ठीक है, लेकिन लॉजिकली गलत हो जाए, ठीक है। वह कब सोता रहेगा। अब चलिए हम लोग डायरेक्ट टाइम बिना गवा जाया किए हुए हम लोग आ जाते हैं डायरेक्टली WH वर्ड पर। तो हमने क्या बताया है कि जो ये कब, क्या, कैसे, कहाँ है, इसको सबसे पहले हम लोग बाहर लिखते हैं। तो कब का इंग्लिश होता है व्हेन, ठीक है। और वह है, तो वह जो है यहाँ पे मेल है, तो इसके साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब विल का इस्तेमाल करते हैं, तो व्हेन विल, ठीक है, ही, और यहाँ पे बी लगेगा, ठीक है, ये तो बी लगना ही है। और सोना के इंग्लिश होता है स्लीप, ठीक है, तो स्लीपिंग होगा। लेकिन मैंने अभी आपको बताया है कि आपको स्लीपिंग नहीं लिखना है, क्या लिखना है आपको क्या लिखना है, लाइंग लिखना है, क्या लिखना है, लाइंग, ठीक है। लाइंग क्यों लिखेंगे, क्योंकि लाई जो होता है एक वर्ड है LYE, लाई मतलब होता है लेटना, ठीक है। लाई मतलब क्या होता है, लेटना।
तो हम लोग जो है अगर बोल रहे हैं तो हम लोग लेटे हुए हैं, हम लोग सोए नहीं हैं, क्योंकि अगर हम लोग सोए हैं तो फिर सो करके हम किसी आदमी से बात नहीं कर सकते हैं। बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो ये इस प्रकार से हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस ख़त्म हो गया। ठीक है, इसमें हमने क्या पढ़ा बच्चों? हमने पढ़ा कि सब्जेक्ट के बाद आपको शैल या विल के साथ बी लगाना होगा, उसके बाद फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाना होगा, उसके बाद जो भी बच जाएगा उसको वहाँ पर डालना होगा। पहचान, ता रहूँगा, ते रहेंगे, ती रहेंगी। चलिए अब हम लोग टेंस नंबर 3, जो कि इसी फ्यूचर का टेंस नंबर 3 है, उसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट। चलिए फ्यूचर परफेक्ट पर हम लोग आते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट को हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण। मैंने आप लोग को इससे पहले भी बताया कि परफेक्ट का मतलब क्या होता है? पूर्ण। यानी कि यहाँ पे इस टेंस के ज़रिए हम लोग ये देखेंगे कि फ्यूचर समय में, आने वाले समय में काम क्या रहेगा? पूरा हो चुका रहेगा। क्या रहेगा? पूरा हो चुका रहेगा। देख रहे हैं ना, मुंह से ही निकल रहा है कि चुका रहेगा। तो समझ जाइए यहाँ पे चुका रहेगा चीज़ आने वाला है। ठीक है, देखिए पहचान क्या होगा कि हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लें या अपने नोटबुक में उतार लें। ठीक है, बेहतर रहेगा। हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकूंगा, चुकेंगे ऐसा लगा रहेगा। देखिए यहाँ पे मिसप्रिंट है, ये चुकेंगे इधर होगा, हर्षुकार होगा। ठीक है, चुकेंगे इत्यादि लगा रहेगा। बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? चुकेगा, चुकूंगा, चुकेंगे इत्यादि लगा रहेगा। कहाँ लगा रहेगा? तो वो क्रिया के अंत में रहेगा, क्रिया से पहले नहीं हो सकता है, और क्रिया ही होना चाहिए। क्रिया मीन्स काम, अगर कोई काम कर रहा है उसके साथ लगा रहना चाहिए। जैसे कि वह जा चुकेगा और मैं खा चुकूंगा। यहाँ पे आपने दो, जाना और खाना क्या देखा? क्रिया है, और उसके बाद चुकूंगा, चुकेंगा लिखा है। अब इसको बनाएंगे कैसे, ये क्वेश्चन उठता है। उसको बनाने के लिए हमको स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। वो स्ट्रक्चर ये रहा कि स्ट्रक्चर जो है वो सब्जेक्ट है, उसका शैल या विल जो आपको सूट करता हो उसको हमको लगाना है। उसके बाद हैव को लगाना है। हैव कंपलसरी है, चूँकि परफेक्ट है तो हैव लगेगा ही। ठीक है, उसका वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। क्या लगाना है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। और फिर अगर कुछ बच जाता है सेंटेंस में तो उसको सबसे लास्ट में रख देना है। ठीक है, अब इसको हम लोग बना के देखते हैं। आपके सामने है कि वह जा चुकेगा, तो वह का इंग्लिश क्या होगा? यहाँ पे जा चुकेगा मेल बॉडी लगता है तो यहाँ पे लगेगा ही। ठीक है, और इसके साथ क्या लगेगा? शैल की विल। तो मैंने कहा है कि आई और वी के साथ ही शैल लगता है, बाकी साथ विल लगता है, तो ही विल। ठीक है, और विल के बाद मैंने क्या कहा है? जो आपको भी3 लगाना पड़ेगा, सॉरी हैव लगाना पड़ेगा, हैव उसका भी3। तो ही विल हैव, जाना है क्या होता है? गो, तो गॉन हो जाएगा, ही विल हैव गॉन। समझ गए? ही विल हैव गॉन, इसका मतलब हो गया कि वह जा चुकेगा। अगला है मैं खा चुकूँगा। मैं खा चुकूँगा, मैं क्या होता है? आई, और आई के साथ क्या लगता है? शैल। तो ठीक है, आई शैल, और उसके बाद में हैव लगेगा, आई शैल हैव। और खाना क्या होता है? ईट, तो आई शैल हैव ईटन, मैं खा चुकूँगा। इस तरीके से अगर आप बना रहे हैं चीज़ों को तो आप बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे। यहाँ पर आपको समझ में आ गया मेरा बात कि मैं वह खा चुकेगा, तो सब्जेक्ट के बाद हमको शैल या विल पुट करना है। उसके बाद हैव, उसके बाद भी3 आपको पुट करना ही है। समझ गए ना? उसमें क्या करना है? आपको भी3 पुट करना ही है। लेकिन अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन ये होगा कि यदि हम इसी को निगेटिव बनाना चाहें नहीं वाला में तो क्या होगा? तो चलिए एक ट्रांसलेशन इसका भी हम लोग देख लेते हैं कि वह नहीं खा चुकेगा, वह नहीं खा चुकेगा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? देखिए वह चुकेगा, चूँकि मेल बॉडी है तो यहाँ पे इंग्लिश लिखना है ही के साथ लगेगा विल। समझ गए? और मैंने क्या कहा है? नहीं जहाँ भी होगा वो नॉट जो है हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लगेगा, तो विल के बाद आपको नॉट लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मेन वर्ब जो है नॉट है, हैव नहीं है। तो ही विल नॉट, उसके बाद में आपको हैव लगाना होगा, ही विल नॉट हैव ईटन। मैंने अभी आपको ऊपर बताया है कि आपको इसमें क्या करना पड़ेगा? हेल्पिंग वर्ब क्या है आपका? शैल या विल है, तो नॉट लगे, या अगर इसको आपको बाहर करने का हो क्या लगा करके, तो भी हेल्पिंग वर्ब जो है शैल या विल ही जाएगा, हैव से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या वह नहीं खा चुकेगा, ये मैंने अभी आपको दिखा दिया। अब हम लोग लिखते हैं कि क्या मैं नहीं एक मिनट, सोना नहीं लिखिए यहाँ पे, पढ़ चुकूँगा ऐसा लिखना है आपको। क्या मैं नहीं पढ़ चुकूँगा। ठीक है, चुकूँगा। ठीक, तो देखिए मैं है यहाँ पे मेन वर्ब, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है? शैल बाहर करना है,
तो शैल आई हैव नॉट, और यहाँ पे मैंने इसको जानबूझ के लिखा है। देखिए रीड का V3 जो होता है वो लिखने में READ ही होता है, READ, लेकिन पढ़ने में इसको हम रेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं पढ़ने में इसको? रेड। तो शैल आई हैव नॉट रेड, क्या पढ़ेंगे हम इसको? शैल आई हैव नॉट रेड। अब अगर हम इसी का WH वर्ड की तरफ बढ़ते हैं तो लिखा रहेगा कि वह कब खेल चुकेगा। देखिए ये सेंटेंस वगैरह आपको देखने में थोड़ा अजीब लगता होगा, लेकिन क्या करिएगा, मैंने पहले आपको बता दिया है कि ये इंग्लिश में नहीं होता था, इसको आजकल नहीं होता था, इसको हिंदी के ग्रामर से लाया गया है। ठीक है, तो वह कब खेल चुकेगा, तो यहाँ पर सबसे पहले हमको कब का इंग्लिश लिखना है। तो कब का इंग्लिश क्या होता है? व्हेन। क्या होता है? व्हेन। उसके बाद में उसके बाद क्या करना है हमको? हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगता है? सब्जेक्ट अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? ही। तो ही के पहले क्या लगता है? हेल्पिंग वर्ब विल। तो व्हेन विल ही, खेलना क्या होता है? प्ले, तो उसमें लगा दीजिए ईडी। तो व्हेन विल ही प्लेड, समझ गए? व्हेन विल ही प्लेड, वह कब खेल चुकेगा। व्हेन विल ही प्लेड। बात समझ रहे हैं आप? आराम से समझें, ठीक है, कोई हड़बड़ी नहीं है। वीडियो को बार बार चला करके देखें, ठीक है। तुम कहाँ जा चुकोगे, तुम कहाँ जा चुकोगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पे देखिए कहाँ का इंग्लिश क्या होगा? वेयर, WHERE, वेयर। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब जो है वो यहाँ पे तुम के साथ क्या लगेगा? विल लगेगा, ठीक है। यहाँ पे तुम के साथ क्या लगेगा? विल लगेगा। तो वेयर विल यू, और हेल्पिंग वर्ब क्या इसके साथ क्या लगने जा रहा है? हैव। तो वेयर विल यू हैव, और जाना क्या होता है? गो। तो गो का भीतरी क्या होगा? गोन। तो वेयर विल यू हैव गॉन, ठीक है। तुम कहाँ जा चुकोगे, क्या हुआ ये? तुम कहाँ जा चुकोगे। इस तरीके से हम इसको बना लेंगे। अगर इसी में नॉट जोड़ दिया जाता है तो क्या करेंगे ज़रा उसको देखेंगे। तो तुम कहाँ नहीं, तुम कहाँ नहीं रह चुकोगे, ठीक है। तुम कहाँ नहीं, ये देखिए इसका सेंस ये हुआ कि आने वाले समय में तुम कहाँ नहीं रह चुकोगे, यानी कि हर जगह रह चुकोगे, ठीक है। तो यह अब ये चूँकि ट्रांसलेशन है तो हम बनाते हैं कहाँ का इंग्लिश क्या होगा? वेयर। और मैंने क्या कहा है, जो जब ये WH वर्ड बाहर निकलता है तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब फट से आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। तो तुम के साथ क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब विल। तो वेयर विल यू नॉट, और रहना क्या होता है? लीव। एक सेकेंड, वेयर विल यू हैव छूट गया यहाँ पे। वेयर विल यू, एक सेकेंड, वेयर विल यू नॉट हैव, नॉट हैव लिव्ड, वेयर विल यू नॉट हैव लिव्ड। समझ गए? तुम कहाँ नहीं रह चुकोगे। समझ में आ गया? कोई समस्या नहीं है। तो ये आपका था फ्यूचर परफेक्ट टेंस। हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या पढ़ा बच्चों? तो हमने पढ़ा कि हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में चुकेगा, चुकेंगे, चुकेंगी, समझ गए, चुकूंगा, इस तरीके से वर्ड लगे रहेंगे, ठीक है। ये आपका पहचान है, ये आपका कीवर्ड है, ठीक है। इसे आप पहचान लेंगे। और जब रही बात आपको इसके ट्रांसफर बनाने की, जब ट्रांसफर बनाने की बारी आएगी तो हम लोग क्या करेंगे? सब्जेक्ट के बाद शैल या विल के बाद हैव लगाना है। शैल या विल के बाद हैव कंपलसरी है, इसमें आप हैज़ यूज़ करने का प्रयास नहीं करेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद शैल या विल, उसके बाद हैव, उसका वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको लगाना है, जिससे कि आपको ये ट्रांसफर बन जाए, ठीक है। चलिए अब हम इस फ्यूचर टेंस का सबसे लास्ट टेंस को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, इस टेंस का पहचान सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। तो इस टेंस का पहचान ये है कि हिंदी वाक्य के यहाँ पे छूट गया है, यहाँ पे इसको आप ऐड कर लें। हिंदी वाक्य के, एक मिनट, यहाँ पे हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, मैं बार बार कह रहा हूँ कि टेंस का जो है लेना देना वो क्रिया से है। तो हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता हुआ रहूँगा, देखिए लिखा रहेगा ता हुआ रहूँगा, ती हुई रहेगी, ते हुए रहेंगे, ये सब चीज़ लगा रह सकता है। क्या क्या लगा रहेगा? ता हुआ रहेगा, ठीक है, हुआ रहूँगा, ये सब रहेगा, ठीक है। तो आपको आगे देखना है
कि आखिर ये होगा कैसा लिखा हुआ। तो लिखा रहेगा कि मैं खेलता हुआ रहूँगा, मैं खेलता हुआ रहूँगा, मैं खेलता हुआ रहूँगा। यह आपका जो है इस प्रकार का ट्रांसलेशन रहेगा, ठीक ना। मैं खेलता हुआ नहीं रहूँगा, क्या मैं खेलता हुआ रहूँगा, इस प्रकार। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप किस स्ट्रक्चर का व्यवहार करेंगे, तो वो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट के बाद शैल या विल जो लगाते हैं आप, वो आपको लगाना है, समझे। हेल्प आई और वी के साथ शैल लगाना है, बाकी के साथ आपको विल लगाना है, आप समझते ही होंगे। उसके बाद शैल हैव और बिन, ये हैव बिन जो है यहाँ पे कंपलसरी हो गए। हैव बिन क्या हो जाएगा आपका, ये कंपलसरी है, समझ गए। यहाँ से हैव और बिन ये आपका कंपलसरी लगेगा ही। और चूंकि बिन लग रहा है तो वर्ब का आपको कौन सा फॉर्म लगाना पड़ेगा, आईएनजी, जिसको कि हम लोग बिफोर के नाम से जानते होंगे आप लोग, ठीक है। उसके बाद जो बच जाएगा हम उसको अदर वर्ड में डाल देंगे, ठीक है, अदर वर्ड में यानी कि एक्स्ट्रा में डाल देंगे। तो यानी कि क्या होता है, ये सारे चीज़ों को आप बना लेंगे और जो बच जाएगा उसको सबसे बार में उसका इंग्लिश करके लिख देंगे, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग ट्रांसलेशन की तरफ बढ़ें इसका, ठीक है। तो अगर लिखा रहेगा कि वह ठीक है, समझ में गए, वह पढ़ता हुआ रहेगा, वह पढ़ता, अगर कहता है ना कि तुम जब जाओगे तो पढ़ता हुआ रहेगा, समझ गए, मिलेगा तुमको, ठीक है। तो क्या होगा इसका ट्रांसलेशन, तो वह पढ़ता हुआ रहेगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद है तो ही, क्या होगा, ही, समझ गए, विल हैव, और वर्ब ये तो बिन लगेगा ही विल हैव बिन। और रीड का क्या होता है, बिफोर रीड के साथ आईएनजी लगेगा, ही विल हैव बिन रीडिंग। अब देखिए अदर वर्ड क्या होता है इसमें तो अदर वर्ड कुछ नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे हम किताब लिख देते हैं कि वह किताब पढ़ता हुआ रहेगा, तो ही विल हैव बिन रीडिंग अ बुक हो जाता ना। बात को समझ गए कि नहीं समझ गए आप लोग। चलिए आगे बढ़े हम लोग, कि वह पढ़ता हुआ रहेगा हो गया। अगला देखें कि वह नहीं पढ़ता हुआ रहेगा, समझ रहे हैं बात को। वह नहीं पढ़ता हुआ रहेगा, चाहे वो या वह पढ़ता हुआ नहीं रहेगा, एक ही बात है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए हमने आपको बताया है क्या, कि आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे वह है मेन वर्ब, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, विल आएगा। तो हम लिखेंगे ही विल, ठीक है। और उसके बाद नोट फटाक से लगा देना है, समझे। उसका हैव और बिन ये फिक्स है, ये आपको लगाना ही है, ही विल नॉट हैव बिन, ठीक है। और पढ़ना क्या होता है, रीड, और उसमें आईएनजी आपको ठोक देना है। तो ही विल नॉट हैव बिन रीडिंग, क्या हो जाएगा, ही विल नॉट हैव बिन रीडिंग। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, बताइए। कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, और लाइक करना नहीं भूलिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको। अगला ट्रांसलेशन हम लोग देखने जा रहे हैं, जो कि इसी का है, जिसमें कि क्या लगा रहेगा, क्या तुम सोते हुए रहोगे, क्या तुम सोते हुए रहोगे, समझ गए। ये आपसे पूछा जाएगा कि क्या तुम सोते हुए रहोगे, तो हम लिखेंगे तुम के साथ क्या लगता है हेल्पिंग वर्ब, विल। तो विल यू हैव बिन, स्लीप का क्या होता है, स्लीपिंग। तो विल यू हैव बिन स्लीपिंग। बात समझ गए कि नहीं समझ गए, विल यू हैव बिन स्लीपिंग, क्या तुम सोते हुए रहोगे। बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम लोग चलते हैं, इसी में अगर हम निगेटिव वर्ड घुसा दें तो क्या होगा, थोड़ा टीडियस हो जाएगा। क्या तुम पढ़ते हुए नहीं रहोगे, क्या तुम पढ़ते हुए नहीं रहोगे। ये पूछा जाता है कि बताओ वे नहीं रहेंगे, ठीक है। तो क्या तुम पढ़ते हुए नहीं रहोगे होगा, एक मिनट, रहोगे। तो यहाँ पे इसके साथ लगता है हेल्पिंग वर्ब विल। तो विल यू नॉट हैव बिन, है ना। पढ़ना का होता है रीड, अगर यहाँ पढ़ाते हुए होता तो हम लोग टीच लगा देते हैं, ठीक है। विल यू नॉट हैव बिन रीडिंग, समझ गए, क्या तुम पढ़ते हुए नहीं रहोगे।
चलिए अब आप आगे बढ़ें। अब जो है लास्ट आपका इसमें बच गया है कि क्या वाला को छोड़ देते हैं। अब हम लोग डायरेक्ट WHO की तरफ बढ़ते हैं। क्या वाला मैंने ऊपर आपको बता दिया है, आप वहाँ से आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। ये वाला मैंने 2 अभी बताया है जो कि आपका क्या वाला ही था, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग कि WH वर्ड वाला जो होगा उसको देखते हैं कि वह कब देखिए इसको, एक सेकंड मिस्टेक हो गया था कि यहाँ पे है कि वह कब पढ़ता हुआ रहेगा, समझ गए ना, वह कब पढ़ता हुआ रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसका ट्रांसलेशन बनाएंगे बच्चों, सबसे पहले हम लोग कब का बनाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा व्हेन, ठीक है। व्हेन विल यू हैव बीन रीडिंग, व्हेन विल यू हैव बीन रीडिंग, वह कब पढ़ता हुआ रहेगा, व्हेन विल यू हैव बीन रीडिंग, समझ गए। अब रही बात कि अगर इसमें समय की बात कर दिया जाए तो फिर हम लोग कैसे बनाएंगे। अगर इसमें समय का बात कर दिया जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, तो इसके लिए भी हम लोग लिख लें ज़रा कि अगर इस ट्रांसलेशन के साथ, जो कि अब हम लोग क्या बना है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बना है ना, तो अगर इस ट्रांसलेशन के साथ समय दिया रहेगा, तो उस समय का कैसे हम लोग बनाएंगे, तो सुनिए ज़रा। तो अभी जितना बड़ा स्ट्रक्चर मैंने वहाँ ऊपर में लिखा है कि सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का ING फॉर्म प्लस अदर वर्ड मैंने लिखा है ना, तो उसी तरीके से आपको क्या करना है आपको करना ये है कि यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम को पकड़ना होगा। पॉइंट ऑफ टाइम मैंने आपको बताया था। देखिए बच्चों, जहाँ तक रही बात समय की, तो समय को हम लोग 2 प्रकार से लिखेंगे, एक पॉइंट ऑफ टाइम और एक पीरियड ऑफ टाइम। तो पॉइंट ऑफ टाइम हमने शायद आपको बताया था कि अगर हम जो समय फिक्स दिया रहता है किसी एक पॉइंट से, जैसे कि सोमवार से, मंगलवार से, जनवरी से, 1995 से, ठीक है, उसके बाद में बचपन से, ठीक है, गत सोमवार से। तो एक कहने का मतलब क्या है, ऐसा टाइम जिसका कि एक पॉइंट फिक्स हो कि यहाँ से, जो कि सब जानते हैं, तो उसको हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं। और पॉइंट ऑफ टाइम का अगर आप फ्यूचर टेंस में समय के साथ प्रयोग करना चाहते हैं तो उसका फ्रॉम, उसमें आपको टेंस में क्या लगाना पड़ेगा, फ्रॉम का व्यवहार करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, फ्रॉम का। हम लोग इसको उदाहरण के जरिए समझेंगे, लेकिन पहले पीरियड ऑफ टाइम को क्लियर कर लेते हैं। तो पीरियड ऑफ टाइम जो होगा, जैसे कि 2 घंटा से, 2 वर्षों से, सप्ताह से, अगर ऐसा आपको आ जाता है तो आप क्या करेंगे, फॉर लगा कर बनाएंगे। क्या लगा बनाएंगे, फॉर लगा कर। देखिए बात है, आप लोग प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में जो पढ़ा था कि हम लोग समय का प्रयोग जब होता है तो सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे वही सिंस जो है ना, वो फ्रॉम बन गया है। यहाँ पर इस फ्यूचर टेंस में कभी भी भूल कर भी सिंस का व्यवहार नहीं करेंगे, नहीं तो आपको गलती कर दिया जाएगा। इसलिए आप लोग हमेशा फ्यूचर टेंस में फ्रॉम का व्यवहार करेंगे। और अगर यहाँ क्या कहते हैं, ये पीरियड ऑफ टाइम की बात करेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर ही लगाना पड़ेगा, जैसे लगा देते हैं। चलिए एक ट्रांसलेशन इस पर हम बना कर देखते हैं कि क्या, एक सेकेंड, वह 1 घंटे से नहीं पढ़ता रहेगा, वह 1 घंटे से पढ़ता हुआ रहेगा। पहले हम लोग नोट वाला बाद बना लेंगे, वह 1 घंटे से पढ़ता हुआ रहेगा। देखिए, या तो ये पढ़ता हुआ रहेगा लिखा रहेगा, चाहे पढ़ता रहेगा। क्या रहेगा, पढ़ता रहेगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, तो क्या लिखा रहेगा कि 1 घंटे से पढ़ता हुआ रहेगा, चाहे पढ़ता रहेगा। तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे,
इसको हम लोग बनाएंगे जो सॉरी थोड़ा इसको नीचे कर लेते हैं, वह 1 घंटे से बढ़ता हुआ रहेगा। तो हम लोग करेंगे ही, ठीक है, उसके बाद ही विल, ठीक है, ही विल हैव बिन, ठीक है। अब पढ़ना क्या होता है, रीड होता है, तो ही विल हैव बिन रीडिंग। और क्या करेगा 1 घंटे से, तो यहाँ पे आपको चूँकि पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, पीरियड ऑफ टाइम है, तो यहाँ पे आपको यही लिखना पड़ेगा फॉर एन आवर, जैसा कि आप सिंपल प्रेजेंट और पास्ट टेंस में लिखते आए हैं, ठीक है। ही विल हैव बिन रीडिंग फॉर एन आवर, ठीक है। लेकिन अगर यही रहेगा कि वह 10 बजे से खाता हुआ रहेगा चाहे खाता रहेगा, ठीक है। अगर ऐसा लिखा रहेगा कि वह 10 बजे से खाता हुआ रहेगा, तो इसका ट्रांसफर बनेगा ही विल हैव बिन। देखिए समझ में आ गया, ही विल हैव बिन। और खाना क्या होता है, ईट, तो ही विल हैव बिन ईटिंग, ठीक है। और यहाँ पे सिंस तो हमने बोला नहीं लगाने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, फ्रॉम। ही विल हैव बिन ईटिंग फ्रॉम 10 o'clock, ही विल हैव बिन ईटिंग फ्रॉम 10 o'clock। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ही विल हैव बिन खाता है तो ईटिंग फ्रॉम 10 o'clock। यहाँ पे हम आपको सिंस नहीं लगाएंगे, इस बात को आप समझ लें। समझ के बाद तो इस तरीके से हम लोग का ये फ्यूचर टेंस समाप्त हो गया। फ्यूचर टेंस में आप लोग फ्यूचर टेंस को फिर से घर पे पढ़ेंगे, एक बार वीडियो को दोबारा चला करके देखेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करवा दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो को देखने के लिए। मेरे चैनल पर इस तरह के वीडियो को देखने के लिए ज़रूर आइएगा, ठीक है। थैंक्स।